Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you Geography of class 8 and the chapter name is Natural Resources, Land and Soil. This is the part 1 video of this chapter. Okay, now start. Earth is a unique planet of the solar system as it provides suitable condition for human survival in the form of land, water, soil and air. हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है बिकॉज कि यहाँ लैंड है, वाटर है, सॉइल है एंड एयर है. क्लियर है. ऑल सच रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ सरफेस. इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जानते हैं ये जितना भी रिसोर्सेज है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए. क्लियर है. इस वीडियो में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बारे में पढ़ेंगे और यू कैन से दैट कि इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे कि जिसमें पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. तो हम लोग सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है. तो हम लोग इसमें वन बाय वन लैंड के बारे में पढ़ेंगे एंड देन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है. लैंड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपुल परफॉर्म देयर ऑल एक्टिविटीज़ ऑन लैंड. लैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोग सारा एक्टिविटीज़ लैंड पर ही करते हैं. दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर रो हाउसेज. हम लोग अपना घर बनाते हैं लैंड पर ही बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं लैंड पर ही बनाते हैं. अगर हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स करते हैं वो भी लैंड पर ही करते हैं. एंड विदाउट वाटर देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड विदाउट एयर देयर कैन नो ब्रीदिंग. इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि जो बिना पानी के है ना, बिना एयर के हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं. क्लियर है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. और जितना भी ये सभी रिसोर्सेज है चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, है ना, एयर हो, तो ये इसको हम लोग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज भी कहते हैं, अदरवाइज ये नेचुरल रिसोर्सेज भी है. क्लियर है. अब हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्सेज. दैट मीन्स ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लैंड रिसोर्सेज. क्लियर है. हम लोग जानते हैं कि 71% जो एरिया हमारा है वो वाटर है एंड रिमेन 29% एरिया लैंड है हमारे अर्थ पे. तो हम लोग देखेंगे कि कितना एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कितना एरिया में हम लोग सरवाइव करते हैं, तो वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे. लैंड इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance because we perform our all economic activities on land. ये क्या है लैंड रिसोर्सेज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिसोर्सेज बिकॉज जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो भी अर्निंग करने का जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम लोग लैंड पर ही करते हैं. वी कंस्ट्रक्ट रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज एक्सेट्रा ऑन लैंड. वी डू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग ऑन लैंड ओनली. हम लोग जानते हैं कि हम लोग खेती या फिर माइनिंग जो होता है, कोई भी मिनरल्स हम लोग निकालते हैं, लाइक जैसे अगर हम लोग कोयला की बात करेंगे, है ना, आयरन की बात करेंगे, अगर हम लोग गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर, ये सभी हम लोग लैंड से ही निकालते हैं. लैंड एरिया कवर्स ओनली अबाउट 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम लोग जानते हैं कि 29% एरिया में ही लैंड है. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव ऑन 30% पार्ट ऑफ द लैंड. जैसे अगर हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट लर्न किए हैं कि 29% एरिया में क्या है, सॉरी हाँ 29% एरिया में क्या है, लैंड है हमारे अर्थ पे. तो जितना लैंड है हमारे अर्थ पर उसमें से 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% पार्ट पर ही रहता है. आई थिंक दैट आप कंफ्यूज कर गए होंगे. सपोज जैसे जितना लैंड है, सपोज कि आप ये जो आप स्क्रीन अभी देख रहे हैं, सपोज आप मान लीजिए कि यही आपका 29% लैंड है. क्लियर है. सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है. सपोज कि आपका जो स्क्रीन है ये पूरा आप मान लीजिए कि यही
29% है अर्थ सरफेस जो कि हमारा लैंड है। क्लियर है। तो इसका जो 30% एरिया है, तो सपोज दैट यहाँ से अगर हम लोग पार्टीशन कर देते हैं तो ये 50% एरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो 30% अप्रॉक्स ये एरिया होगा, है ना, जहाँ से अभी आप कर्सर में ड्राइंग कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये एरिया सपोज दैट यानी इस साइड लेफ्ट साइड जो एरिया है ये 30% अप्रॉक्स होगा। तो 30% जो लैंड का जो एरिया है उसमें 90% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का सर्वाइव करता है। अंडरस्टैंड? आप, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस को। क्लियर है। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जानते हैं कि जैसा नहीं है कि किसी एरिया में जहाँ पर यानी सभी एरिया में एक ही जैसा पॉपुलेशन है, सभी एरिया में बहुत सारा घर है, कहीं पर घर है तो कहीं पर दूर में जा घर है, कहीं पर सटा सटा सा घर है ना, डेंसिटी ज़्यादा है किसी एरिया का डेंसिटी कम है। तो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल, यानी किस एरिया में लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, किस एरिया में लोग ज़्यादा जाता है, वो सम रीज़न पे कुछ एरिया पे डिपेंड करता है और कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो हम लोग वन बाय वन लर्न करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट, यानी किसी भी एरिया के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है उस एरिया में पॉपुलेशन कैसा होगा। अगर किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है तो उस एरिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। और किसी एरिया का क्लाइमेट हर्श है, किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हार्ड, लाइक अगर हम लोग पोलर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, बिकॉज उस एरिया का ये क्लाइमेट क्या है, हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं है, सो उस एरिया में पॉपुलेशन कम होता है। क्लियर है। तो क्लाइमेट भी किसी भी रीजन में अगर क्लाइमेट अच्छा है तो क्लाइमेट भी डिपेंड करता है उस रीजन के पॉपुलेशन पर। क्लियर है। क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एरियाज हैविंग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड मॉडरेट क्लाइमेट, यानी जिस एरिया में बारिश होती है टाइम टू टाइम, जो एरिया मॉडरेट है क्लाइमेट जिस एरिया में है, डेंसली पॉपुलेटेड यानी वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग रहता है, सटा सटा सा घर रहता है। वेराइज हॉट डिजर्ट लाइक सहारा, Kalahari, cold desert like Antarctica, etc. are least populated due to their climate. हम लोग जानते हैं कि जहाँ बारिश होती है टाइम टू टाइम, जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है तो वहाँ लोग और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वो। बट जहाँ डिज़र्ट एरिया जैसे सहारा डिज़र्ट हो गया, कालाहारी डिज़र्ट हो गया, कोल्ड डिज़र्ट है ना, लाइक अंटार्कटिका, तो यहाँ क्या होता है, लिस्ट पॉपुलेशन होता है, लिस्ट पॉपुलेटेड एरिया है बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। अंडरस्टैंड। नाउ द सेकेंड इज टेरेन और रिलीफ। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ ज़्यादा लोग रहता है, एज दे प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सपोज दैट कि अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी खेती करने में इजी होता है, कंस्ट्रक्शन करने में इजी होता है, कोई भी बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में इजी होता है ना, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट यानी रोड्स, टनल, और यू कैन से दैट कि रेलवेज, जो भी ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, ये सब बनाना इजी होता है जो प्लेन एरिया होता है। तो वहाँ क्या होता है, लोग ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो वो क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। क्लियर है। वेराज अगर हम अदर एरिया की बात करें सच एज डेवलपमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड इन हिली एरियाज, जहाँ जो माउंटेनियस एरिया है, जहाँ पहाड़ है, माउंटेन है, तो वो एरियाज क्या होता है, अनइवन ट्रेन यानी उभर खावर होता है ना, माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन कम होता है, लिस्ट पॉपुलेटेड एरिया वो होता है। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लाइमेट डिपेंड करता है एंड टेरेन और रिलीफ, यानी प्लेन एरिया अगर है तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ कम होगा। क्लियर है। वाटर सप्लाई,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वाटर इज द प्राइम बायोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग जानते हैं कि वाटर हमारे हमारे लिए एक प्राइम बायोलॉजिकल नीड है ना। एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस, एक सोर्सेज है ना, नीड है हमारे लिए। एरियाज हैविंग प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर आर डेंसली पॉपुलेटेड। जिस एरिया में वाटर सप्लाई ज़्यादा है, जिस एरिया में वाटर ज़्यादा प्रोवाइड है, जिस एरिया में ज़्यादा वाटर है, तो वहाँ क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करता है, बिकॉज वहाँ पर वाटर सप्लाई ज़्यादा है। देयरफॉर डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड अलोंग द रिवर वैलीज। इसलिए क्या होता है कि रिवर वैलीज यानी नदी के किनारे में क्या होता है, नदी के आसपास के एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। अंडरस्टैंड। And the fourth is soils. Food is the prime necessity of man. हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए एक प्राइम नेसेसिटी फूड है ना। बिना भोजन के, बिना खाना से हम लोग नहीं रह पाएंगे। वी गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। हम लोग सॉइल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड को लेते हैं। फर्टाइल सॉइल अट्रैक्ट डेंस पॉपुलेशन लाइक इन चाइना, इंडिया एंड यूरोप वेयर फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज फाउंड। अब क्या होता है कि फर्टाइल सॉइल जिस एरिया में है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करता है, बिकॉज अगर वहाँ पे खेती किया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, क्योंकि फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ खेती भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए लोग उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है। सो बिकॉज कि चाइना और इंडिया में क्या एलुवियल सॉइल है, ये फर्टाइल सॉइल है ना। तो चाइना और इंडिया जानते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यही एक रीज़न होता है। किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का, किसी भी आप कह सकते हैं टाउन का पॉपुलेशन जो है उस एरिया के क्लाइमेट पर भी, उस एरिया के वाटर सप्लाई, उस एरिया के सॉइल्स पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है। एंड द फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। किसी एरिया में कितना ज़्यादा मिनरल्स है तो उस पर डिपेंड करता है उस एरिया का पॉपुलेशन। मिनरल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो मिनरल्स पे डिपेंड करता है। ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा हैव डेंस पॉपुलेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक एंड अदर मिनरल्स, है ना। क्योंकि ये सब कंट्री में आयरन, कॉपर, जिंक मिनरल्स ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है, डेंस पॉपुलेशन है। आई होप कि आप 8th क्लास में हैं, आपको डेंस पॉपुलेशन समझ में आता होगा। डेंस पॉपुलेशन मीन्स ये हुआ सटा सटा सा घर है ना, कम दूरी पर घर है। आप देखते होंगे किसी एरिया में जब आप चले जाते हैं आउट एरिया में, वहाँ देखते होंगे एक बिल्डिंग यहाँ दिखाई देता होगा, एक घर यहाँ, तो एक घर दूर में दिखाई देता होगा। इसका मतलब हुआ कि वहाँ डेंस पॉपुलेशन नहीं है। किसी एरिया में आप देखते होंगे कि सटा सटा सा घर है, छोटा छोटा सा रोड है ना, एक स्मॉल रोड है, छोटा छोटा सा रोड है और सटा सटा सा घर है। मतलब घर के बीच में गैपिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग उसमें गैपिंग नहीं है। आप जनरली टाउन एरिया में देखते होंगे है ना, कोई बिल्डिंग के बीच में गैपिंग नहीं रहता है और छोटा सा रास्ता रहता है, तो वही क्या है, डेंस पॉपुलेशन है। आप विलेज एरिया में देखते होंगे कि दूर दूर है ना, रोड भी बड़ा सा मिलता होगा, एक बिल्डिंग के बीच में गैपिंग भी रहता है, बड़ा बड़ा सा घर रहता है, तो वो आप कह सकते हैं कि वहाँ डेंस पॉपुलेशन नहीं है। डेंस मीन्स होता है सटा सटा सा, है ना, सटा सटा सा घर अगर बना हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं डेंस पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड। आई होप कि डेंस पॉपुलेशन आप समझ गए होंगे। क्लियर है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स भी डिपेंड करता है किसी एरिया का पॉपुलेशन, कि उस एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितना ज़्यादा डेंस है या लिस्ट है, तो वो एक फैक्टर ये भी है कि उस एरिया में कितना मिनरल्स है। क्लियर है। बिकॉज अगर मान लीजिए मिनरल्स ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा, फैक्ट्री रहेगा, तो वहाँ ऑक्यूपेशन, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, तो उस एरिया में लोग रहना पसंद करेगा ही। क्लियर है। एंड द लास्ट इज स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब किसी एरिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ तो उस एरिया का भी, उस कंट्री का भी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उस एरिया में भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करेगा। क्लियर है। जैसे अगर आप अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो बिहार का डेंसिटी ज़्यादा, अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो बिहार का डेंसिटी ज़्यादा है
क्लियर है। बट अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात अगर करेंगे, जैसे अगर आप यूनियन टेरिटरी को भी मिला देते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, ये इज़ नॉट अबाउट पॉपुलेशन, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पूरे कंट्री की बात करेंगे, यानी यूनियन टेरिटरी को भी मिला लेंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है दिल्ली का। क्लियर है। तो बिकॉज कि वो कैपिटल सिटी है, वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो वो वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करता है ना। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी क्या होता है, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन वहाँ भी उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज we can make our life easy, and man can conquer the difficulties of life through technological development। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर होता है तो क्या होता है, हमारा लाइफ इजी बन जाता है, और हम लोग क्या होता है कन्क्वायर कर जाते हैं, यानी जीत जाते हैं डिफिकल्टीज से। जो हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज होता है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का यूटिलाइज करके, उसका यूज करके हम लोग क्या होता है कि उस चीज़ से आप कह सकते हैं गेट रीड ऑफ हो जाते हैं, उस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाता है, और उस चीज़ पे हम लोग जीत हासिल कर लेते हैं। क्लियर है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी क्या होता है, किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन इस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है। तो आप 6 फैक्टर को देखे हैं कि किसी एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, कितना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होगा, वो इस 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर है। वन बाय वन आप देख लिए हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं लैंड यूज, यानी लैंड यूज यानी लैंड का यूज क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। वैन वी यूज लैंड फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, यानी किसी भी लैंड का यूज अगर हम लोग कोई भी एक पार्टिकुलर पर्पस से करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, इट इज कॉल्ड एज लैंड यूज और लैंड यूटिलाइजेशन। यानी कोई भी लैंड है, उसका यूज अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर पर्पस से करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंड यूज और लैंड यूटिलाइजेशन। क्लियर है। जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पस से करते हैं, फॉरेस्ट के पर्पस से करते हैं, बिल्डिंग बनाने के पर्पस से करते हैं, तो यही क्या है, लैंड यूज है। क्लियर है। यानी उस लैंड को हम लोग यूज में ले लिए हैं। अंडरस्टैंड। द यूज ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। That means ये हुआ कि कोई भी लैंड का यूटिलाइज, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल कैसा है, उसका मिनरल्स कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज कि अगर मान लीजिए कि किसी भी जहाँ पर लैंड है वहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, है ना। अगर वो ड्राउट एरिया है, सूखा एरिया है, तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं। कोई सपोज दैट फिजिकल फैक्टर, सपोज दैट अगर उसका है माउंटेनस एरिया है, तो उस लैंड को हम लोग कैसे यूज में लाएंगे, तो ये भी डिपेंड करता है। क्लियर है। Now, human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। यानी ह्यूमन फैक्टर जो हमारा, जैसे हमारा पॉपुलेशन कैसा है, हमारे पास कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कभी लैंड का यूज़ करते हैं। सपोज अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जैसे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो हम लोग माउंटेनियस एरिया में भी रोड बना लेते हैं, माउंटेन में भी हम लोग टनल बना लेते हैं, बिकॉज वी हैव modern technology, we have advanced technology, so we use that land। clear है। land may be of two types on the basis of ownership। ओनरशिप के बेसिस पर लैंड दो तरह का होता है, दैट इज प्राइवेट लैंड एंड अनदर इज कम्युनिटी लैंड। आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे। प्राइवेट लैंड मतलब हो गया कोई एक पर्सन के द्वारा, कोई स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा अगर कोई लैंड ओन किया जा रहा है, वो क्या है, प्राइवेट लैंड है। जैसे आप कोई खेती कर रहे हैं किसी लैंड पर, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड क्या हुआ कि इट इज़ ओन्ड बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, है ना। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टीज है, कोई भी ऐसा लैंड है जहाँ पर
फ्रूट्स वगैरह है, कोई जैसे फोडर यानी घास है, तो वो किसी का पर्सनल नहीं है। सपोज दैट कि वहाँ पर कोई मतलब जाता है ग्रुप्स ऑफ पर्सन, और कोई भी जाता है वहाँ अपने कैटल को वहाँ ग्रेजिंग कराता है, तो वो क्या है, कम्युनिटी लैंड है, वो क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। क्लियर है? आई होप कि आप इजली समझते होंगे। द अमाउंट ऑफ टोटल लैंड अवेलेबल टू अस इज एक्सट्रीमली लिमिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। हम लोग जानते हैं कि लैंड क्या लिमिटेड है। क्लियर है? टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द लैंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान ऑफ लैंड यूज। अगर हमें लैंड से ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हम लोग किस तरह लैंड को यूज़ करें। क्लियर है? अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करेंगे तो द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी हमारे कंट्री का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारे देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बट लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट occupied by Pakistan and China have not been surveyed। इट मीन्स ये हुआ कि आप लोग जानते हैं कि आप पढ़े होंगे POK के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। आप पढ़े होंगे COK के बारे में, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। कुछ एरिया जो है कश्मीर का वो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ है, कुछ एरिया जो कश्मीर का है वो चाइना के द्वारा कब्जा किया हुआ है। तो वो एरिया को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो 93% एरिया जो है हम लोग के लिए यूज़ में है। और जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नीचे, तो वो डेटा 93% एरिया का ही है। क्लियर है? बाकी जो रिमेन एरिया है वो ऑक्यूपाइड किया हुआ है पाकिस्तान एंड चाइना के द्वारा। क्लियर है? इंडियन लैंड हैज़ बीन पुट टू यूज फॉर सेवरल फॉलोइंग पर्पस। यानी हमारे देश का जो लैंड है वो कुछ फ्लोइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे फॉरेस्ट एरिया, तो जो भी लैंड हमारा है तो उसमें 22.57% फॉरेस्ट है। क्लियर है? बैरेन एंड वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है यानी जो किसी भी यूटिलाइज के यूज का नहीं है, तो वो लैंड हमारा कितना है 6.29%। क्लियर है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी जहाँ पर खेती नहीं होता है वो है 7.92%। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी जहाँ ग्रेजिंग किया जाता है, घास वगैरह जहाँ पर है, ग्रास है, तो वो है 3.45%। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, दैट मीन्स ये मिसलेनियस मतलब जो मिक्स्ड है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का ट्रीज है, क्रॉप्स है, तो वो एरिया है 1.10%। कल्टीवेटेबल वेस्टलैंड, यानी जो कल्टीवेटेबल वेस्टलैंड है वो है 4.41%। क्लियर है? फैलोज मीन्स होता है बंजर। आई होप कि बंजर आप जानते हो कि बंजर जमीन जिस पे खेती नहीं होता है ना। अदर देन करेंट फैलो 4.41% है ये। करेंट फैलो है 7.03%। क्लियर है? एंड नेट सोन एरिया, यानी जहाँ पर बुआई होती है, सोन मीन्स बोना होता है यानी खेती जहाँ पर होता है, वो है 43.41%। क्लियर है? आप इस डेटा को नोट डाउन कर लें, बिकॉज इससे रिलेटेड कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अभी तक हम लोग ये देख लिए थे कि लैंड का क्या यूटिलाइजेशन है, लैंड से हमें क्या बेनिफिट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है? हियर द फर्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, यानी प्लांटिंग करेंगे क्या, शेल्टर बेल्ट्स, यानी हम लोग वैसा एरिया को बनाएंगे जहाँ पर हम लोग शेल्ट कर सकें, है ना। प्लांटिंग जैसे कि
बहुत सारा ट्री प्लांटिंग करेंगे, जो क्या होगा, एक शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, है ना। शेल्टर आई होप कि आप समझते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करेंगे, इससे भी हम लोग लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग करने का, यानी अपने कैटल को, अपने एनिमल्स को चराने का, ग्रेजिंग करने का भी एक लिमिटेशन होता है। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है। थर्ड इज स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स और चेकिंग द फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजर्ट बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस, यानी सैंड ड्यून्स आप समझते होंगे, आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे सैंड ड्यून्स के बारे में। यानी डिजर्ट एरिया में जब सैंड जो है थ्रू विद द हेल्प ऑफ एयर वो एक जगह जमा हो जाता है, तो वही सैंड ड्यून्स होता है, उसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। तो ये भी, इसका भी स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। स्प्रेड ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो, ज़्यादा डिजर्ट नहीं बने, है ना, उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्लियर है। फोर्थ है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो भी वेस्ट लैंड है उसको भी लैंड को सही करके उसी यूटिलाइजेशन में लाना चाहिए, उसे यूज में लाना चाहिए। तो अगर हम लोग लैंड को वेस्ट होने से भी अगर हम लोग बचाएंगे, तो इससे भी हमारा लैंड रिसोर्सेज कंजर्व होगा। क्लियर है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज होता है, माइनिंग एक्टिविटीज जानते ही हैं, जैसे गोल्ड निकालना, आयरन निकालना, तो इस पर भी जैसे इसमें क्या होना चाहिए, जैसे आप माइनिंग एक्टिविटीज होता है लार्ज स्केल में होता है, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। 6 है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री जहाँ है, फैक्ट्री वगैरह है, उसका उसमें जो भी उसका जो डिस्पोजल होता है, उससे जो भी निकलता है गंदगी वगैरह, जो भी डर्ट वगैरह निकलता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि अगर वो लैंड पाएगा तो लैंड को क्या करेगा, अनफर्टाइल कर देगा, तो उससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। एंड द लास्ट एंड सेवंथ इज कंजर्विंग सॉइल्स एंड फॉरेस्ट बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक को भी हमें लोग अडॉप्ट करके सॉइल और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह अपने सॉइल और अपने लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने और अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। क्लियर है। हियर इज टुडेज वर्क फॉर यू, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हियर इज ओनली वन वर्क फॉर यू, आप नेचुरल रिसोर्सेज पे एक नोट्स लिखें। इट मीन्स आप ऐसे लिखते होंगे बहुत सारे चीज़ों पर, तो आप एक नेचुरल रिसोर्सेज पर मैक्सिमम आप 10 लाइन और 12-15 लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। और आप उससे भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट कंटेंट जो होना चाहिए वो नेचुरल रिसोर्सेज रिलेट होना चाहिए, तो आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें। क्लियर है। ओके। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखें, फिर भी नहीं समझे तो फिर से देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करें एंड अपना नाम लिखें, देन नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।